गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछले कक्षाओं में पढ़ा था शब्द शक्ति। आज उसी शब्द शक्ति का फिर से थोड़ा दोहरान करके जो अपनी तीसरी शक्ति थी व्यंजना शब्द शक्ति, उसका हम आज की कक्षा में अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं शब्द शक्ति के उस प्रकार पर मैं थोड़ा फोकस करता हूँ। शब्द शक्ति को अगर लेकर के देखते हैं तो सबसे पहले हमें देखना क्या है कि शब्द शक्ति क्या है। शब्द का आप आसानी से यहाँ अर्थ ले सकते हैं कि जहाँ वर्णों का सार्थक समूह होता है उस वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है, और उसी शब्द को जिस पावर से अर्थात शक्ति से जो एक बुद्धि के व्यापार के माध्यम से वाक्य में समाहित शब्द का हम जिस ढंग से, जिस तरीके से या फिर जिस रीति से हम अर्थ ग्रहण करते हैं, वो अर्थ ग्रहण कराने वाला जो रूप है वो कहलाता है शक्ति। और दोनों का सार्थक जब मेल हो जाता है तो वाक्य में वह एक व्याकरण का भाग बन जाता है जिसे हम नाम देते हैं शब्द शक्ति। शब्द शक्ति को अगर हम परिभाषा के आधार को लेकर के देखते हैं तो देखना हमें क्या है कि शब्द शक्ति क्या है। अर्थात शब्द शक्ति का अर्थ होता है शब्द की अभिव्यंजक शक्ति। अर्थात हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि बुद्धि का वह व्यापार या क्रिया जिसके द्वारा शब्द का अर्थ निश्चित रूप से ज्ञात होता है, उसे हम शब्द शक्ति कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि संस्कृत की दृष्टि से शब्द शक्ति की परिभाषा के रूप को अगर हमने लिया था तो वहाँ पर था शब्दार्थ संबंध शक्ति। अर्थात जो शब्दों के बीच में जिस संबंध को प्रयुक्त करता है कि अमुक शब्द का संबंध शब्द के किस अर्थ से है, उस वाक्य में निहित शब्द का क्या अर्थ होता है, उसका लक्षण क्या होता है, उसका व्यंग्य भाव क्या होता है। तो ऐसा जहाँ पर रूप बनता है वो था अपने पास शब्द शक्ति। अब यहाँ पर शक्ति के प्रकार को अगर हम अध्ययन की दृष्टि से देखते हैं तो शब्द शक्ति वाक्य में जैसे ही अपने पास में जो शब्द आते हैं वो शब्द यहाँ पर जो पहले रूप में आता है वो आता है वाचक के रूप में। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये वाचक है ये है यहाँ पर शब्द, और उसी शब्द का जो अर्थ यहाँ पर लिया जाता है जिसको हम नाम दे सकते हैं वाचार्थ या फिर अभिधेयार्थ। अर्थात हम ये मान सकते हैं कि वाचक क्या है कि श्रोता वक्ता की बात का जहाँ सीधा अर्थ ग्रहण करता है वहाँ ये वाचक शब्द होता है, और उसी वाचक शब्द का जो अर्थ यहाँ पर वाचार्थ होता है। अर्थात तो वाक्य में निहित शब्द का सीधा अर्थ ग्रहण करना, और उसी के रूप का जो यहाँ एक अभिव्यंजक रूप बनता है वह अभिव्यंजक रूप कहलाता है शब्द शक्ति, जिसको हम उस वाचक शब्द की दृष्टि के आधार पर नाम दे सकते हैं अभिधा शब्द शक्ति। दूसरा यहाँ पर जो अपने पास में यहाँ शब्द जो काम में लिया जाता है वो होता है लक्षक। अर्थात वाक्य में निहित शब्द का लक्ष्यार्थ के आधार पर, यानी कि उसमें क्या होता है मुख्यार्थ बाधित होता है, और मुख्यार्थ बाधित होने के बाद लक्ष्यार्थ अर्थात अन्य पद को लक्ष्य करके और लक्षणों के आधार पर जहां अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है वह रूप बन जाता है लक्षक। और इसी लक्षक का एक जो रूप बनता है उसको हम शब्द अर्थ की दृष्टि से नाम दे सकते हैं लक्ष्यार्थ। यही लक्ष्यार्थ जब वाक्य में निहित हो जाता है तो वहाँ एक शक्ति का रूप बनता है, और उसी शक्ति के रूप को हम नाम देते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। इस लक्षणा शब्द शक्ति को देखिए समझने के लिए हमें क्या करना है, यानी कि लक्षणा शब्द शक्ति को हम दो रूपों में समझ सकते हैं। जो पहला यहाँ पर रूप है वो है रूढ़ि लक्षणा। अर्थात रूढ़ि लक्षणा को अगर हम माध्यम बनाते हैं तो रूढ़ि लक्षणा का माध्यम रूप होता है कि रूढ़ शब्दों के आधार पर जहाँ वाक्य में जिस शब्द का हम अर्थ ग्रहण करते हैं वह रूढ़ि लक्षणा का रूप बन जाता है। दूसरा यहाँ पर देखिए लक्षणा का दूसरा रूप बनता है वो है प्रयोजन, और प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। प्रयोजन का मतलब हम ले सकते हैं उद्देश्य। तो प्रयोजन यानी कि वाक्य में निहित शब्द का जो हम अर्थ लेते हैं वो किसी न किसी एक विशेष अर्थ को प्रयुक्त करता है, और विशेष अर्थ को प्रयुक्त कराने वाला जो रूप होता है वो होता है प्रयोजन। और लक्षणा शब्द शक्ति के आधार पर यही प्रयोजन
जब प्रयोजन के अंतर्गत वाक्य में निहित शब्द के उद्देश्य को लक्षित करता है, लक्ष्यार्थ करता है, जहां मुख्यार्थ को बाधित कर देता है, वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति का दूसरा रूप बन जाता है बेटा, जिसको हम नाम देते हैं प्रयोजनवती लक्षणा। इस आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि जो अपने पास में लक्षणा शब्द शक्ति है उसके दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है रूढ़ि लक्षणा और दूसरा प्रकार है प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ि लक्षणा के अंतर्गत क्या होता है कि वाक्य में जो भी शब्द होता है वो रूढ़ शब्दों के आधार पर होता है। रूढ़ शब्दावली के आधार पर वाक्य में निहित उस शब्द का अर्थ हम ग्रहण कर लेते हैं और वह रूप जो बन जाता है वो रूढ़ि लक्षणा के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद में बेटा प्रयोजनवती के अंतर्गत क्या होता है कि जहाँ मुख्यार्थ तो बाधित होता ही है और मुख्यार्थ बाधित होने के बाद में किसी उद्देश्य को लेकर के, किसी प्रयोजन को लेकर के एक विशेष अर्थ का जहां आकलन किया जाता है, वहां आकलन करने वाला जो रूप बनता है उसको हम नाम देते हैं प्रयोजन। अब देखिए कि यहाँ पर प्रयोजन के अगर अर्थ को अगर हम किसी भी रूप को ले सकते हैं, जैसे राजेश का पुत्र तो गधा है। अब राजेश का जो पुत्र गधा है, अब इसका मतलब राजेश का पुत्र बेटा गधा नहीं हो सकता, यानी कि गधा का जो यहाँ हम उद्देश्य ले रहे हैं वो उद्देश्य वो अपने पास में रूढ़ शब्द, वो मूर्खता के शब्द को प्रयुक्त करता है। इसका मतलब यहाँ पर जो ये गधा शब्द है ये मूर्खता का प्रतीक हो गया। तो ऐसे शब्द हम जहाँ पर ले सकते हैं वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति का रूप माना जाता है और उसी लक्षणा शब्द शक्ति के यहाँ दो रूप बन जाते हैं, पहला रूढ़ि लक्षणा और दूसरी प्रयोजनवती लक्षणा। अब आज की कक्षा में हम जिस तीसरी शक्ति का अध्ययन करने जा रहे हैं उस तीसरी शक्ति का नाम है, जिसको हम नाम दे सकते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। यानी कि जो तीसरी शक्ति है वो है अपने पास में व्यंजना। अब व्यंजना शब्द शक्ति का अध्ययन करने से पूर्व हमें ये देखना है कि व्यंजना शब्द शक्ति में निहित जो शब्द होता है वह शब्द कौन सा होता है। यानी उस व्यंजना शब्द शक्ति में निहित शब्द के अगर रूप को लेते हैं तो वहाँ पर शब्द होता है बेटा व्यंजक। अर्थात यहाँ पर व्यंजक शब्द को अगर लेते हैं तो व्यंजक शब्द क्या है कि देखिए कि व्यंजक शब्द के अंतर्गत वाक्य में जो निहित शब्द होता है वो न तो वाचार्थ के आधार पर अर्थ प्रकट करता है, न लक्ष्यार्थ के आधार पर अर्थ प्रकट करता है, और वहाँ एक किसी न किसी रूप में एक व्यंग्य के रूप को प्रयुक्त करता है और व्यंग्य के रूप को प्रयुक्त करके यानी लक्ष्यार्थ के अर्थ नहीं निकालता, वाचार्थ का अर्थ नहीं निकालता, मुख्यार्थ के अर्थ को बाधित करके और एक विशेष अन्य अर्थ निकाल देता है। वहाँ शब्द शक्ति का जो रूप होता है वो तो व्यंजना होती है, लेकिन वहाँ पर वो जो शब्द बनता है वो होता है व्यंजक। अब यहाँ पर देखिए कि व्यंजक शब्द का अगर हम अध्ययन करके देखते हैं तो व्यंजक शब्द का अध्ययन करने के लिए हमारे पास में यहाँ पर एक विशेष रूप है, वो है व्यंजक। यानी व्यंजक क्या है, यानी कि जहाँ पर व्यंग्य के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है वहाँ पर जो शब्द बनता है वो होता है व्यंजक। यानी कि हम उसे नाम दे सकते हैं व्यंजक शब्द। जब यही व्यंजक शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है और वाक्य में प्रयुक्त होकर के जो एक शब्द के अर्थ को प्रयुक्त करता है, वह शब्द के अर्थ को प्रयुक्त करने वाला जो रूप होता है वो यहाँ बन जाता है व्यंग्यार्थ। यानी कि हम उसे नाम दे सकते हैं व्यंग्यार्थ। और जब यही व्यंग्यार्थ को अगर लेते हैं तो यानी कि अब देखिए कि व्यंग्यार्थ को अगर हम दो रूपों में लेकर के देखते हैं तो दो रूपों में होने पर यहाँ पर अपने पास में हो गया एक व्यंग्य और दूसरा हो गया अर्थ। अब व्यंग्य के आधार पर जहाँ अर्थ ग्रहण होता है वहाँ व्यंग्यार्थ का रूप मान लिया जाता है और यही व्यंग्यार्थ जब वाक्य में निहित शब्द में परिणित हो जाता है, बदल जाता है, तब वहाँ एक शक्ति बन जाती है और उस शक्ति का नाम है व्यंजना शब्द शक्ति। अर्थात अब देखिए कि यहाँ पर हम इसको परिभाषा के रूप में लेकर के देखें तो परिभाषा के रूप में लेकर देखने का मतलब क्या हो गया। अब यहाँ पर अपने पास में हो गया बेटा कि व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं। तो व्यंजना शब्द शक्ति को अगर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा जहाँ किसी वाक्य में निहित। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे ही हम इसको परिभाषा के रूप में लेते हैं तो ये हो जाएगा जहाँ किसी वाक्य में निहित शब्द का
अब यहाँ पर लेंगे निहित शब्द का अब वाचार्थ। अब यहाँ पर देखिए कि वाचार्थ शब्द को अगर लेते हैं तो यानी कि वाचार्थ का मतलब वो सीधा अर्थ ग्रहण कराने वाला रूप है, अर्थात एक अभिधा का रूप बनता है। तो निहित शब्द का वाचार्थ और लक्ष्यार्थ, वाचार्थ और लक्ष्यार्थ, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं बेटा वाचार्थ एवं लक्ष्यार्थ अर्थ, ठीक है ना। तो वाचार्थ और लक्ष्यार्थ अर्थ, ठीक है। अब यहाँ पर सीधे अर्थ के आधार पर और दूसरा हो गया लक्ष्यार्थ यानी लक्ष्य के अर्थ के आधार पर, यानी कि वाचार्थ और लक्ष्यार्थ के अर्थ नहीं निकलता। अब यहाँ पर देखो बेटा नहीं निकलता, नहीं निकलता है। अब देखिए क्या नहीं निकलता है, वाचार्थ के आधार पर उस शब्द का सीधा अर्थ नहीं निकलता है और लक्ष्यार्थ के आधार पर भी उस शब्द का अर्थ नहीं निकलता है। तो अब क्या होगा, एक विशेष अर्थ निकलेगा, अर्थात एक व्यंग्य के आधार पर हम अर्थ ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पर नहीं निकलता और कोई विशेष अन्य अर्थ। अब देखिए बेटा यहाँ और कोई विशेष अन्य अर्थ, अन्य अर्थ निकलता है, अन्य अर्थ निकलता है, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अब यहाँ देखिए अपने पास में ये व्यंजना शब्द शक्ति का एक विशेष परिभाषा के रूप में अपने पास में रूपांतरण हो गया। अब यहाँ पर आप आसानी से बेटा वो समझ गए होंगे कि व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं। तो जहाँ किसी वाक्य में निहित शब्द का, अब देखिए जहाँ किसी वाक्य में निहित शब्द का वाचार्थ और लक्ष्यार्थ अर्थ नहीं निकलता, यानी सीधा अर्थ भी नहीं निकलता और लक्षणों के आधार पर भी अर्थ नहीं निकलता और कोई विशेष अन्य अर्थ निकलता है, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटो इसको अगर हम उदाहरण के माध्यम से समझना चाहें तो अब यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से अगर लेते हैं माँ ने कहा। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से लेते हैं माँ ने कहा बेटा सूरज सिर पर आ गया, ठीक है। ये यहाँ पर अपने पास में एक उदाहरण का रूप बन जाएगा और उदाहरण के रूप के आधार पर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या निकल रहा है, माँ ने कहा बेटा सूरज सिर पर आ गया। अब यहाँ देखिए कि ये सूरज सिर पर आ गया, न तो यहाँ पर वाचार्थ अर्थ प्रकट हो रहा है, अर्थात सीधा अर्थ भी हम यहाँ ग्रहण नहीं कर रहे हैं, दूसरा यहाँ पर लक्ष्यार्थ के आधार पर भी हम सीधा अर्थ ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ वाचार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों ही क्या हैं, बाधित हो गए और बाधित हो जाने के बाद यहाँ क्या होगा, एक विशेष अन्य अर्थ हम ग्रहण करेंगे। अब सूरज सिर पर आ जाने का मतलब क्या हो गया, सूर्य उदय हो जाना। सूरज सिर पर आ गया, ये अपने पास में एक विशेष अर्थ आ गया। तो सूरज सिर पर आ गया इसका मतलब सूर्य उदय हो गया। तो सूर्य उदय हो गया और जब सूर्य उदय हो गया तो उठ जाने का समय हो गया, ठीक है ना। तो माँ ने कहा बेटा सूरज सिर पर आ गया, अर्थात सूर्य उदय हो गया, अब तुम्हें अपने बिस्तर को त्याग देना चाहिए। ये एक यहाँ विशेष अर्थ प्रकट हो गया। और जहाँ विशेष अर्थ प्रकट करने के लिए जिस शब्द शक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है या जिस शब्द शक्ति को हम प्रयोग में लेते हैं उसे हम नाम दे सकते हैं, वो है व्यंजना शब्द शक्ति। देखिए अब यहाँ पर इसी तरीके के हम और अन्य उदाहरण लेकर के समझ सकते हैं। प्रधानाध्यापक ने चपरासी से कहा, प्रधानाध्यापक ने चपरासी से कहा। अब देखिए प्रधानाध्यापक ने चपरासी से कहा 10 बज गए। अब यहाँ पर देखिए बेटा 10 बज गए। अब ये जो 10 बज गए का जो समय यहाँ पर लिया है, ये न तो वाचार्थ के अर्थ पर आ रहा है और न
लक्ष्यार्थ के अर्थ पर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ एक विशेष अन्य अर्थ यहाँ पर प्रकट हो रहा है, और जहाँ विशेष अन्य अर्थ प्रकट जहाँ हो रहा है वहाँ एक व्यंजना का रूप बन जाता है। तो यहाँ पर है, प्रधाना अध्यापक ने चपरासी से कहा 10 बज गए। अब ये जो 10 बज जाने का जो समय है, हम इसके अन्य विशेष अर्थ ले सकते हैं। यानी 10 बज जाना स्कूल के समय का हो जाना हो गया, स्कूल की बेल का बजाने का समय हो जाना हो गया, या 10 बजे कालांश का प्रारंभ हो जाना हो गया। तो ऐसे हम जैसे जैसे ये अर्थ हम ले रहे हैं वो एक विशेष अन्य अर्थ ले रहे हैं, जबकि वाचार्थ और लक्ष्यार्थ के आधार पर हम ऐसा कोई अर्थ ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ अन्य अर्थ ग्रहण का रूप है वहाँ व्यंजना है। अब देखिए कि अन्य हम उदाहरण लेकर के देखते हैं। आज तो मुंडेर पर कौवा बोल रहा है। अब देखिए कि मुंडेर का मतलब होता है घर का जो ऊपरी सिरा होता है उसे मुंडेर बोलते हैं। तो आज तो मुंडेर पर कौवा बोल रहा है। अब देखिए कि आज मुंडेर पर कौवा बोलना जो प्रतीक यहाँ पर हम ले सकते हैं, एक अन्य अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं। वो अन्य अर्थ ग्रहण करना है किसी अतिथि का आगमन होने का अंदेशा, या किसी मेहमान का आगमन होने का संदेह। तो ऐसा रूप जहाँ हम लेते हैं, अब देखिए मुंडेर पर कौवा बोलना, इसका मतलब आज कोई ना कोई मेहमान हमारे घर में या कोई ना कोई अतिथि हमारे घर में उसका आगमन होगा। तो यहाँ हमने मुंडेर पर कौवा बोलने का हमने अन्य अर्थ ग्रहण कर लिया, वो है अतिथि का आगमन। बेटी 19 की हो गई, कुछ सोचा है। अब देखिए कि बेटी की आयु का यहाँ पर वाचार्थ और लक्ष्यार्थ बाधित होकर के अन्य अर्थ हम ग्रहण कर रहे हैं। अब अन्य अर्थ ग्रहण करके अगर हम देखते हैं तो बेटी 19 की हो गई, कुछ सोचा है। अब बेटा देखिए बेटी 19 की हो जाना, अब 19 की हो जाना के हम अन्य कई विशेष अर्थ ले सकते हैं, और अन्य जो विशेष अर्थ हम ले सकते हैं वो ये हो सकता है कि बेटी विवाह योग्य हो गई है, बेटी की आयु अधिक हो गई है, या फिर बेटी को पराया कर देना चाहिए। ठीक है, तो अन्य हम कई अर्थ यहाँ ग्रहण कर रहे हैं। तो अन्य अर्थ जहाँ ग्रहण करने वाला जो रूप है वो केवल व्यंजना शब्द शक्ति में ही निहित होता है। देखिए बेटो, अन्य उदाहरण के माध्यम से अगर हम वो ले सकते हैं, कंडक्टर ने कहा जयपुर जयपुर। अब देखिए, अब केवल कंडक्टर ने एक लक्ष्य माना है, किसको? जयपुर को। तो अब जयपुर को लक्ष्य मान करके क्या कर रहा है, वो वाचार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों को बाधित करके वो किसको आमंत्रित कर रहा है? जयपुर जाने वाली सवारियों को वो आमंत्रित कर रहा है। वो कर रहा है जिसको जयपुर चलना है वो आ जाएं। ठीक है, इसका मतलब वो डायरेक्ट न कह करके, यानी कि सीधा अर्थ प्रकट नहीं करके, लक्षणों के आधार पर अर्थ प्रकट नहीं करके, एक अन्य विशेष अर्थ के माध्यम से वह सवारियों को या कह सकते हैं कि वह यात्रियों को बुला रहा है। तो ऐसा रूप जहाँ बनता है वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति का रूप होता है। जैसे संध्या हो गई। अब देखिए बेटा, दूसरा हम उदाहरण अलग अलग उदाहरण के माध्यम से अगर इसको लेकर के देखते हैं तो संध्या हो गई। अब देखिए संध्या हो जाना यानी कि एक शाम हो जाने से है। अब यहाँ पर अलग अलग दृष्टि से अलग अलग अर्थ में अलग अलग जगह में हम इसका अन्य विशेष अर्थ ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर पुजारी से मान करके चलें, यानी मंदिर के पुजारी से अगर लेकर के चलें तो मंदिर के पुजारी उसका क्या अर्थ निकालेगा? आरती का समय निर्धारित करेगा कि संध्या हो गई, इसका मतलब भगवान की आरती कर देनी चाहिए। मजदूर उसका क्या अर्थ निकालेगा? संध्या हो गई, मुझे अब अपने काम को छोड़ करके घर चले जाना चाहिए। ग्वाला अपने जानवरों को लेकर के या उस संध्या को लेकर के क्या अर्थ निकालेगा कि अब शाम हो गई, मुझे अपने पशुओं को घर ले जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा जहाँ हम एक विशेष अर्थ निकालते हैं, जहाँ एक विशेष अन्य अर्थ की हम जहाँ कामना करते हैं, वहाँ पर एक शक्ति का रूप माना जाता है, और वह जो शक्ति मानी जाती है वह शक्ति होती है बेटो, जिसको हम नाम दे सकते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। अब देखिए कि इसी व्यंजना शब्द शक्ति को अगर हम अलग रूपों में लेकर के देखते हैं तो यहाँ वाक्य में अलग अलग कई प्रकार के शब्द निहित होते हैं, और अलग अलग शब्द जहाँ निहित होते हैं तो उन्हीं अलग अलग शब्दों या निहित शब्दों के आधार पर हम इसको दो रूपों में ले सकते हैं। और जो इसके दो रूप बनते हैं वो एक होता है शाब्दिक व्यंजना के आधार पर,
और दूसरा जो इसका रूप होता है वो होता है आर्थी व्यंजना के आधार पर। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि व्यंजना शब्द शक्ति के प्रकार। अब व्यंजना शब्द शक्ति के प्रकार को अगर लेकर के देखते हैं तो व्यंजना शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है। यानी कि व्यंजना शब्द शक्ति दो प्रकार की मानी जाती है। पहली शाब्दी व्यंजना और दूसरी होती है आर्थी व्यंजना। ठीक है, अब देखिए बेटो, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना, अब वाक्य में जो निहित जो सार्थक शब्द होते हैं वह सार्थक शब्द व्यंग्य के आधार पर अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं, और जो शब्दों के आधार पर जहाँ वाक्य में अर्थ प्रकट होने का जो भाव होता है वो जो भाव माना जाता है वो शब्द के आधार पर होता है, और शब्द के आधार पर जब वह व्यंजना शब्द शक्ति में बदल जाता है तो हम उसे नाम दे सकते हैं शाब्दी व्यंजना। यानी कि शब्द के आधार पर जहाँ अन्य अर्थ प्रकट होता है वहाँ शाब्दी व्यंजना का रूप माना जाता है। दूसरा है बेटो आर्थी व्यंजना। अब आर्थी व्यंजना के आधार पर अगर हम लेकर के देखते हैं तो जहाँ वाक्य में निहित शब्द का अर्थ के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण कराया जाता है या अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है वहाँ रूप बनता है, उसको हम नाम देते हैं आर्थी व्यंजना। तो शब्द और अर्थ, ठीक है। अब एक यहाँ शब्द के आधार पर विशेष अर्थ ग्रहण हो रहा है तो दूसरा शब्द के अर्थ के आधार पर विशेष अर्थ ग्रहण हो रहा है। तो उन दोनों के आधार पर लेने पर यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति के प्रकार बनते हैं, और वही प्रकार माने जाते हैं पहला शाब्दी व्यंजना और दूसरा बेटा यहाँ बन गया अपने पास में आर्थी व्यंजना। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि हम इसका जो अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करने के लिए है अपने पास में शाब्दी व्यंजना। अब यहाँ पर शाब्दी व्यंजना को अगर लेकर के देखते हैं तो सबसे पहले हमें देखना क्या है कि शाब्दी व्यंजना को परिभाषित करना है, अर्थात शाब्दी व्यंजना किसे कहते हैं। अब शाब्दी व्यंजना के को रूप को अगर लेकर के देखते हैं तो जहाँ अब यहाँ पर इसको परिभाषा के रूप में लेना है, और परिभाषा के रूप में जैसे ही लेते हैं तो यानी कि शाब्दी व्यंजना का क्या रूप बनता है। तो शाब्दी व्यंजना के रूप को अगर लेकर के देखते हैं तो जहाँ काव्य में, ठीक है, तो ये बन जाएगा कि जहाँ काव्य में शब्द विशेष के कारण, शब्द विशेष के, जहाँ काव्य में शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ का बोध होता है, कारण व्यंग्यार्थ का बोध होता है, उसे हम शाब्दी व्यंजना कहते हैं। या वहाँ शाब्दी व्यंजना, वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। अब देखिए कि शाब्दी व्यंजना को अगर हम लेते हैं तो शाब्दी व्यंजना क्या है। यानी कि शाब्दी व्यंजना को अगर हम परिभाषित करते हैं और परिभाषित करने के आधार पर इसकी जो परिभाषा आती है वो है कि जहाँ काव्य में शब्द विशेष के कारण, किसके आधार पर लेंगे हम, शब्द विशेष के कारण। तो जहाँ काव्य में शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ का बोध होता है, अर्थात जहाँ व्यंग्य के आधार पर हम अर्थ ग्रहण करते हैं वहाँ शाब्दी व्यंजना का रूप माना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वहाँ पर शाब्दी व्यंजना का रूप माना जाता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब यहाँ पर देखिए कि इस शब्द को अगर हम लेते हैं तो एक अलंकार की दृष्टि से, मैं थोड़ा शब्द शक्ति से हट करके अलंकार में थोड़ा अर्थ समझा रहा हूँ कि जैसे अगर पानी शब्द को अगर लेते हैं तो यानी कि वाक्य में क्या होता है, शब्द के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है, शब्द के आधार पर हम उसके एक या अनेक अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। तो एक या अनेक अर्थ जहां हम ग्रहण करते हैं, एक ही शब्द के अगर हम अनेक अर्थ अगर लेते हैं तो वहाँ पर एक अलंकार का रूप बनता है, और उस अलंकार को बेटा हम क्या नाम देते थे, श्लेष अलंकार।
और वही श्लेष अलंकार का जो अब हम एग्जाम्पल जो शब्द के आधार पर, जहाँ वाक्य में निहित शब्द में व्यंग्यार्थ का जहाँ बोध होता है, वहाँ हम एक शाब्दिक व्यंजना का रूप ले सकते हैं। अगर जैसे यहाँ हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझें तो यहाँ पर हो जाएगा रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब देखिए बेटो, यहाँ शाब्दिक व्यंजना का रूप है। अब शाब्दिक व्यंजना का रूप किस लिए है कि अगर हम शाब्दिक व्यंजना को परिभाषा का आधार लेते हैं तो एक विशेष के कारण, यानी शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ का जहाँ बोध होता है वहाँ शाब्दिक व्यंजना का रूप माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि अपने पास में शब्द आ गया पानी, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यानी कवि रहीम कहते हैं कि मनुष्य को अपने पास पानी रखना चाहिए। बिन पानी सब सून, क्योंकि बिना पानी के सब बेकार है, सब सूना है, सब व्यर्थ है। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, अगर पानी नहीं होता है तो मोती बेकार है, मनुष्य बेकार है और चून बेकार है। इसका मतलब यहाँ जो बेटा जिस शब्द का हम व्यंग्य के आधार पर अर्थ ग्रहण कर रहे हैं वो कौन है, वो शब्द है अपने पास पानी। अब इस पानी शब्द को अगर हम मोती के साथ लेते हैं, देखिए मोती समुद्र में पाया जाता है, ठीक है, और जो मोती की जो चमक निर्भर करती है वो पानी पर करती है। इसका मतलब पानी का मोती के साथ यानी कि अर्थ लेने पर इसका अर्थ हो गया चमक, अन्य अर्थ हो गया। इसी पानी शब्द का बेटा अगर हम मानस के साथ जोड़ते हैं तो यहाँ पर इसका अर्थ हो गया इज्जत, यानी एक मनुष्य के साथ इसका इज्जत अर्थ हमने ले लिया, एक विशेष अर्थ ले लिया। इसको चून के साथ में बेटा इसका अर्थ अगर हम लेते हैं तो चून के साथ अर्थ लेने पर ये अपने पास हो गया मिश्रण। इसका मतलब अपने पास शब्द एक और व्यंग्य के आधार पर अर्थ हो गए तीन, मोती का चमक, मानस का इज्जत, चून का मिश्रण। यानी पानी शब्द का मोती के साथ अर्थ हो गया चमक, पानी शब्द का मानस के साथ अर्थ हो गया इज्जत, पानी शब्द का चून के साथ अर्थ हो गया मिश्रण। तो अब यहाँ पर एक विशेष अर्थ शब्द के आधार पर हम ग्रहण कर रहे हैं और शब्द के आधार पर जहाँ अर्थ ग्रहण करते हैं वहाँ शाब्दिक व्यंजना का रूप माना जाता है। अब देखिए तो यहाँ पर जो दूसरा इसी का जो रूप है अपने पास, वो दूसरा रूप अपने पास में कौन सा है, वो आ रहा है आर्थिक व्यंजना। अब आर्थिक व्यंजना को अगर हम लेते हैं तो जहाँ वाक्य में या काव्य में, तो जहाँ काव्य में निहित शब्द का अर्थ के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है या व्यंग्य किया जाता है, वहाँ आर्थिक व्यंजना का रूप माना जाता है। अब जब व्यंजना, अब यहाँ पर देखिए कि इसको अगर हम परिभाषा के रूप में लें तो ये हो जाएगा अपने पास कि जब व्यंजना, यानी कि जब व्यंजना किसी शब्द विशेष पर, व्यंजना किसी शब्द विशेष पर, ठीक है, तो किसी शब्द विशेष पर आधारित न होकर, शब्द विशेष पर आधारित न होकर क्या करेगी, आधारित न होकर अर्थ पर आधारित होगी, न होकर अर्थ पर आधारित होती है, वहाँ आर्थिक व्यंजना होती है, वहाँ आर्थिक व्यंजना होती है। अब यहाँ देखिए बेटो, परिभाषा के अगर आधार को लेते हैं तो परिभाषा के आधार पर अब शाब्दिक व्यंजना और आर्थिक व्यंजना दोनों में आप अर्थ समझ गए होंगे। अब शाब्दिक व्यंजना तो क्या है कि वाक्य में निहित शब्द के आधार पर एक विशेष
व्यंग्य के आधार पर उस शब्द के अनेक अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं, वहाँ पर तो शाब्दिक व्यंजना का रूप होता है। दूसरा आ गया बेटा यहाँ आर्थी व्यंजना। अब आर्थी व्यंजना का मतलब क्या है, अर्थात इसको अगर हम परिभाषा की दृष्टि से देखें तो जब व्यंजना, यानी कि कह सकते हैं कि जब आर्थी व्यंजना, जब व्यंजना किसी शब्द विशेष पर आधारित न होकर, यानी किसी शब्द विशेष पर, इसमें कोई शब्द विशेष नहीं होता, तो यहाँ पर हो जाएगा कि जब व्यंजना किसी शब्द विशेष पर आधारित न होकर अर्थ पर आधारित होती है, ठीक है ना, शब्द के अर्थ पर, तो अर्थ पर आधारित होती है, वहाँ आर्थी व्यंजना का रूप माना जाता है। अब आर्थी व्यंजना के रूप को अगर लेते हैं तो इसका मतलब यहाँ देखिए बेटो क्या बन गया, यानी कि यहाँ पर शब्द विशेष का कोई महत्व नहीं होता, यानी कि यहाँ पर शब्द के अर्थ पर आधारित है, यानी कि उस शब्द का अर्थ विशेष है, तो ऐसा रूप जहाँ बनता है वहाँ आर्थी व्यंजना का रूप माना जाता है। जैसे अगर यहाँ हम इसको उदाहरण के माध्यम से लें, सघन कुंज, सघन कुंज। अब देखिए कि ये जो अपने उदाहरण है, इस उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह हम ले सकते हैं सघन कुंज छाया सुखद, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, ठीक है। फिर हो जाएगा मन हवे जात, मन हवे जात अजो वहें, अजो वहें या वहे व यमुना के तीर, व यमुना के तीर। अब देखिए बेटो, अब यहाँ पर देखिए कि शब्द विशेष पर यह आधारित नहीं है, ये अर्थ पर आधारित है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो वहे व यमुना के तीर, यानी जहाँ पेड़ों की, घने पेड़ों की जो लताओं का झुंड था, जहाँ पेड़ों की छाया सुख प्रदान करने वाली थी, जहाँ मंद मंद हवा शीतलता प्रदान कर रही थी, मन वहाँ से हटने का नहीं करता, लगता है कि उस यमुना के तट पर ही हमेशा निवास करते रहें। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, शब्द विशेष पर यह आधारित नहीं है, ये केवल अर्थ पर आधारित है, ठीक है। तो जहाँ काव्य में अर्थ पर आधारित जहाँ शब्द शक्ति काम में ली जाती है, वहाँ शब्द शक्ति का रूप बनता है, जिसे हम नाम देते हैं, और उसका नाम है आर्थी व्यंजना। अब देखिए बेटाओ, नेक्स्ट यहाँ पर अपने पास में है व्यंजना शब्द शक्ति का महत्व है। अब यहाँ पर देखिए कि व्यंजना शब्द शक्ति के अगर महत्व को प्रतिपादित करके देखते हैं कि व्यंजना शब्द शक्ति का क्या महत्व है, तो व्यंजना जो शब्द शक्ति है वो शब्द शक्ति की अंतिम और तीसरी शक्ति होती है। इस शक्ति के द्वारा प्रत्येक वाक्य का अर्थ आसानी से ग्रहण हो जाता है। साथ ही साथ इससे उद्घाटित अर्थ को व्यंग्यार्थ, वाच्यार्थ, ध्वन्यार्थ, प्रतीयमानार्थ आदि कई नामों से भी इसको संबोधित किया जा सकता है। और व्यंग्यार्थ को व्यक्त करने वाला जो शब्द होता है, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि जहाँ व्यंग्य के आधार पर अर्थ प्रकट होता है, वहाँ एक व्यंग्यार्थ का रूप बनता है, जिसको हम व्यंजना शब्द शक्ति की संज्ञा दे सकते हैं। साथ ही साथ अभिधा और लक्षणा केवल अर्थ बता करके ही, अब ध्यान देना बेटा, यहाँ केवल जो अभिधा शब्द शक्ति है और जो लक्षणा शब्द शक्ति है, तो अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति ये केवल क्या करती है, अर्थ को प्रकट करके शांत हो जाती है, जबकि व्यंजना काव्य रचना के मूल भाव को, उसके उद्देश्य को व्यक्त करती है, प्रकट करती है, और रचना के मूल भाव पर ये आधारित होती है। ये काव्य के
उत्तम, मध्यम और अधम रूप को ये मानी जाती है। व्यंजना शब्द और अर्थ, यानी कि व्यंजना जो शब्द शक्ति होगी वो शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर अर्थ को प्रकट करती है, और शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर अर्थ प्रकट करने में जो सक्षम शक्ति होती है उस सक्षम शक्ति को हम नाम दे सकते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। और उसी शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से अर्थ को प्रकट करने के कारण हमने इस शक्ति को जो नाम दिया है उस शक्ति को नाम दिया है हमने शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। यानी कह सकते हैं कि व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत शब्द और उसके अर्थ के आधार पर आधारित होते हैं, और उसके हम एक शब्द के कई अर्थ प्रकट कर सकते हैं। उस निहित शब्द के कई अर्थ प्रकट करने के लिए व्यंजना शब्द शक्ति का विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही साथ इस शक्ति के अंतर्गत हम उस शब्द के अर्थ के साथ साथ एक विशेष अर्थ मान करके और एक अन्य अर्थ को भी हम ग्रहण कर सकते हैं, और फिर इसके हम अन्य कई अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, इसके अन्य कई भेद हम प्रयुक्त कर सकते हैं। तो ऐसा रूप जहाँ बनता है वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति का यहाँ पर रूप बनता है, और वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति का ही एक अभिव्यंजक रूप माना जाता है। हमारा इस कक्षा में जो शब्द शक्ति जो प्रकरण था, व्याकरण का जो अध्याय था वो पूर्ण हो गया है। कल हम एक नए व्याकरणिक भाग जो बड़ा ही रोचक है जिसका नाम है पद परिचय को लेकर फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।